जैसे कि एमडी-कैट 2026 में हमारा ये फाइनल रिवीजन चल रहा है और आज जो हम चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ दी ए सेलुलर लाइफ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास चैप्टर है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है वो 4-5 एमसीक्यूज तो लाजमी ही आएंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास पीएमडीसी है उन्होंने हमें जो सिलेबस अनाउंस किया है, जो हमें लर्निंग आउटकम दिए हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वायरसेस हैं, हमने उनको डिस्कस करना है, हमने जो है इसमें ये देखना है कि वायरसेस होते क्या हैं। ठीक है ना, उसको हमने क्लासीफाई करना है ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर, स्ट्रैंड एंड डिजीज और होस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, हमने इनको यहाँ पर जो है वो क्लासीफाई करना है, पहली चीज़। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द एड्स एंड द HIV इन्फेक्शन। इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एड्स क्या होता है, फिर HIV का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये जो HIV है किस तरह से ये जो है ये ट्रांसमिट होता है होस्ट की बॉडी के अंदर, ये जो है हम यहाँ पे सारा कुछ डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेजरली हमारे पास यहाँ पर 2 टॉपिक्स हैं, फिर उन 2 टॉपिक्स के अंदर फिर हम थोड़े बहुत जो एमडी-कैट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गूगल ड्राइव का, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इजीली ये जो पीपीटी है जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आप लोगों को वहाँ पर जो है वो अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब करना है, अपना अच्छा सा फीडबैक दे देना है अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आए। अगर नहीं भी आया तो आप लोग मुझसे जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को आ जाए तो आप लोगों ने अपना अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी देना है, बिकॉज ये हमारी मोटिवेशन होती है। फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिल करता है कि हम आप लोगों को मज़ीद अच्छे से अच्छा जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ाया जाए ताकि आप लोग एमडी-कैट को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास वर्ड है ना ए सेलुलर लाइफ, इस ए सेलुलर लाइफ का मतलब क्या होता है। अब अगर यहाँ पर इसको हम स्प्लिट करें तो ये जो हमारे पास ए है, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है नॉट, और सेलुलर वर्ड निकला है किस चीज़ से, सेल से। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम कहते हैं विदाउट। ठीक है, विदाउट सेल ये हमारे पास क्या होती है, कुछ एंटिटीज होती हैं, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, ए सेलुलर लाइफ का नाम दे देते हैं। यानी कि ऐसी एंटिटी आप लोगों को दिखेगी जिसमें ना तो टिपिकल जिस तरह से हमारा एक सेल होता है उसके अंदर आप लोगों को ऑर्गेनेल दिखते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना इस ए सेलुलर लाइफ में आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखती। अगर ए सेलुलर लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं है तो इसमें क्या होता है, इनका हमारे पास ओनली जेनेटिक मटेरियल, याद रखिएगा कि इनका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इनका होता है इनके पास। ठीक है ना, और इसी की वजह से हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है वो ए सेलुलर लाइफ के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अब ए सेलुलर लाइफ के अंदर वो कौन सी ऐसी एंटिटी है कि जिसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास जी वायरस। अगर हम इस वायरस को देखें ना तो ये जो वायरस का ये जो आप लोग वर्ड सुनते हो ना वायरस, ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से जो है ये क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। कहाँ से डिराइव हुआ है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन का कौन सा वर्ड है हमारे पास, वेनम। कौन सा वर्ड है, वेनम। अब वेनम को अगर हम यहाँ पर जो है इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं पॉइजन। ठीक है, तो ये वेनम जो है ये यहाँ से हम लैटिन वर्ड से लेकर इसको मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर वायरस जो है ये हमें वर्ड मिलता है। अब ये जो वायरस है, वायरस की ये जो टर्म है, ये जो नाम है, ये दिया किसने था, ये लुईस पास्चर ने दिया था। ठीक है, लुईस पास्चर ने हमें ये वर्ड यहाँ पर दिया था। और अब अगर हम यहाँ पर देखें ये जो वायरस होता है ना ये बैक्टीरिया से, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो ये बैक्टीरिया से 10 to 1000 टाइम जो है ये क्या होता है, ये स्मॉलर होता है। ये भी याद रखिएगा, 10 to 1000 टाइम ये क्या होता है,
है, ये स्मॉलर होता है। अब ये जो हमारे पास वायरस होता है, ये वायरस होता क्या है? देखो भाई, वायरस को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ठीक है, जो क्या काज करता है, जो डिजीज काज करता है, किस में? प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरिया में। मतलब कि प्लांट और एनिमल को तो करता ही करता है, लेकिन जो अदर जर्म्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है उनको भी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंपोनेंट दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, तो यहाँ पर वन बाय वन करके इसके डिफरेंट कंपोनेंट को देखते हैं। तो जो हमारे पास वायरस है, वायरस के बाहर, ठीक है ना, उसकी किस साइड पे? आउटर साइड पर आप लोगों को क्या दिखता है? आप लोगों को एक इनवेलप दिखता है। क्या दिखता है? एक इनवेलप दिखता है। अब ये जो इनवेलप होता है ना, ये यहाँ पर क्यों होता है? यहाँ पर उनके एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। कौन भाई? इनवेलप। इनवेलप होता कहाँ पर है? ये जो आप लोग किस कलर में देख रहे हो, ये जो आप लोग येलो कलर में देख रहे हो, बेसिकली ये क्या है जी? ये वायरस का होता है जी इनवेलप, ठीक है ना। अब इस इनवेलप के ऊपर ना, अब ये जो इनवेलप होता है ना, बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि उनकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो इनवेलप होता है ना, इनवेलप के ऊपर आप लोगों को क्या दिखते हैं? ये जो आप लोग रेड कलर के यूं इस तरह के स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ये हमारे पास होती हैं जी क्या चीज? स्पाइक। स्पाइक बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पाइक का काम इस तरह से होता है कि ये एक की का काम करते हैं कि ये होस्ट की बॉडी में उनसे क्या कराते हैं? उनसे अटैचमेंट कराते हैं। मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी जब मैं आप लोगों को HIV का स्ट्रक्चर बताऊंगी और मोड ऑफ हमारे पास उसका जो लाइफ साइकिल है हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग अगर यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये जो वायरस होता है, वायरस का यहाँ पर देखें तो आप लोगों को ये जो मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, ब्लू कलर में ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज द कैप्सिड। क्या होता है ये जी? ये कैप्सिड होता है। बेसिकली ये किस तरह का होता है? ये एक प्रोटीन कोट होता है। क्या होता है जी? प्रोटीन कोट होता है, जो कि हमारे पास 95% तक, ये जो हमारे पास टोटल वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें 95% ये इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास कैप्सिड होता है ना, कैप्सिड के ऊपर आप लोगों को इस तरह के छोटे छोटे क्या मिलते हैं? यूनिट्स मिलते हैं। पूरे के पूरे कैप्सिड के ऊपर आप लोगों को इस तरह के क्या मिलते हैं? कैप्सिड मिलते हैं, सॉरी यहाँ पर ये यूनिट मिलते हैं। और इन यूनिट को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं? इनको नाम दे देते हैं कैप्सोमर्स का, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास कैप्सिड होता है, कैप्सिड ही डिसाइड करता है कि वायरस का शेप किस तरह का होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास कैप्सोमर्स होते हैं ना, हर वायरस के अंदर जो कैप्सोमर्स होते हैं ना, उनकी तादाद यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है। अब कौन से वायरस में कितने कैप्सोमर्स होती हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से MCQ आ सकता है। जैसे कि हमारे पास होता है जी क्या चीज़? एडिनो वायरस। हमारे पास कौन सा वायरस होता है जी? एडिनो वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस है? एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस के अंदर आप लोगों को कितने जो है यहाँ पर जो कैप्सोमर्स है वो दिखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 252 कैप्सोमर्स दिखते हैं। इसी तरह से फिर आता है हमारे पास हर्पीज वायरस। कौन सा वायरस आता है? हर्पीज वायरस आता है। अब हर्पीज वायरस के अंदर आप लोगों को कितने दिखते हैं? 162 जो है यहाँ पर कैप्सोमर्स दिखते हैं। फिर आता है हमारे पास ये पोलियो वायरस, ठीक है। अब इस पोलियो वायरस के अंदर आप लोगों को 32 जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं कैप्सोमर्स। और फिर आता है जी पेपिलोमा। कौन सा? पेपिलोमा वायरस। और इसके अंदर आप लोगों को जो है वो 72 जो कैप्सोमर्स हैं यहाँ पर ये दिखते हैं। तो ये है हमारे पास क्या चीज़? कैप्सोमर्स। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना, यूं इस तरह से स्पाइरल शेप, ये क्या होता है? ये जो वायरस है इसका क्या होता है? यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये या तो क्या हो सकता है? DNA हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? RNA हो सकता है। इन दोनों में से ये यहाँ पर जो है वो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए कि दोनों
एट अ टाइम नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा। ये भी बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये टोटल वायरस का 5% होता है, बाकी 95% हमारे पास प्रोटीन होती है, और जो 5% होता है वो क्या होता है, इसका जेनेटिक मटीरियल होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो है एक जो इंजाइम है, स्पेशल इंजाइम भी मिलता है। क्या होता है यहाँ पर, स्पेशल इंजाइम मिलता है, और ये हर वायरसेस के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल वायरसेस होते हैं, वहां पर ये इंजाइम मिलता है, और इस इंजाइम का नाम क्या होता है, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये इंजाइम होता है। अच्छा, इस इंजाइम का अगर हम यहाँ पर काम देखें तो इस इंजाइम का काम क्या होता है कि जो वायरल आरएनए होता है, ठीक है ना, उसको किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करता है। और ये जो हमारे पास इंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, ये आप लोगों को किस किस वायरसेस के अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप लोगों को HIV के अंदर दिखेगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोगों को जो हेपेटाइटिस, ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी वायरसेस होते हैं उनके अंदर आप लोगों को दिखता है। अगर हम यहाँ पर इस एंजाइम का अब काम देख लें तो इसका काम क्या होता है कि ये रेप्लिकेशन करवाता है होस्ट की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि हमने वायरस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा। अब हम यहाँ पर ये देखो, जितना भी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर बताया है, यहाँ पर मैंने जो है यहाँ इसकी पीपीटी के अंदर यहाँ पर लाइंस लिख दी हैं। अगर आप लोगों ने रीड करना है, नोट्स चाहिए आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, तो आप लोग इजीली यहाँ पर जाकर जो है इसको रीड कर सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है तो यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वायरसेस एज लिविंग और नॉन लिविंग। देखो भाई, हम वायरस को ये कंसीडर करते हैं कि वायरसेस जो है ना, ये लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं, और इसी चीज ने साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा जो है वो परेशान करके रखा, ठीक है ना। अब जो लिविंग कैरेक्टर है जो वायरसेस के, वो कौन से है और नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन से है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। लिविंग कैरेक्टर किस कौन से हैं, जैसे कि हम अगर अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लो तो उनकी बॉडी में आपको जेनेटिक मटेरियल दिखता है, तो आप लोगों को वायरसेस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल दिखेगा। उनका या तो क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है, या फिर उनका क्या होगा, आरएनए होगा। दोनों एट अ टाइम नहीं होंगे, कोई एक होगा। अच्छा, फिर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बच्चे देते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब जिस तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उनके डीएनए के ऊपर चेंज आता है, तो यहाँ पर भी उनके डीएनए पे चेंज आता है, एंड दैट इज द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन यहाँ पर भी आप लोगों को दिखती है, और यहाँ पर भी आप लोगों को इंजाइम मिलते हैं, जैसे कि हमने कौन सा इंजाइम पढ़ा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, अभी पीछे स्ट्रक्चर के अंदर पढ़कर आ रहे हैं। तो ये जो करैक्टर है ना, ये लिविंग वाले करैक्टर हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास वायरसेस होते हैं ना, ये नॉन लिविंग करैक्टर को भी शो करते हैं। अगर तो ये लिविंग की बॉडी में है तो ये लिविंग है, लेकिन अगर ये किसी बाहर किसी सॉलिड जगह के ऊपर पड़े हैं, रोड पे पड़े हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है ना। नॉन लिविंग है तो इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि इनमें ऑर्गेनल नहीं होते। अब जब इनके अंदर सेल स्ट्रक्चर नहीं है तो किस तरह से इनकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, यानी कि इनको हम जो है वो लैब के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, और ये रिस्पायर भी नहीं कर सकते, यानी कि ये सांस भी नहीं लेते, सांस नहीं लेते, तो फिर ये जिंदा कैसे रहते हैं। जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं ना, वहां पर जाकर उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, इनको चाहिए होस्ट, होस्ट के बगैर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बाहर हैं तो किस फॉर्म के अंदर है, क्रिस्टलाइज हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द सब वायरल एजेंट्स। अब सब वायरल एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पीछे वायरसेस में पढ़ा कि जो वायरसेस होते हैं उनमें यहाँ पर आपको क्या दिखता है, आप लोगों को प्रोटीन कोट भी दिखता है, ठीक है, और प्लस आप लोगों को जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायरसेस कहते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि कुछ
हमारे पास वायरल एजेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें या तो प्रोटीन कोट होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता। अब उनको हम क्या कहते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम यहाँ पर वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है और ये कंफ्यूजिंग भी है कि कौन सा जो है यहाँ पर प्रोटीन कोट जो है कंटेनिंग है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग है। आप लोगों ने इसको ध्यान से याद रखना है, रट्टा नहीं लगाना। तो पहला हमारे पास क्या होता है, वायराइड। वायराइड को देखें तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता। याद रख लें, वायराइड के पास जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कोट नहीं होता। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सब वायरल एजेंट्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों डेंजरस होते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां जो है ये काज करते हैं। अब वायराइड को देखो तो ये काज करता है डिजीज इन किस में, इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं पोटैटो स्पिंडल, और जिस तरह से हमारे पास क्या है, ट्यूबर डिजीज है। और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ के ऊपर, होस्ट के ऊपर, याद रखिएगा। फिर आते हैं हमारे पास प्रीऑन्स। प्रीऑन्स किस चीज के मिलके बने होते हैं, प्रोटीन कोट के बने होते हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ठीक है। और ये क्या है कि ये दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स क्या होती हैं, फोल्डेड प्रोटीन है। वायराइड के अंदर जेनेटिक मटेरियल, प्रियॉन्स के अंदर प्रोटीन कोट, यानी कि अगर प्रोटीन कोट है तो उसमें मिस फोल्डेड एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होगी, ठीक है ना। और ये काज क्या करते हैं, डिजीज इन एनिमल, जैसे कि हमारे पास कौन सी डिजीज है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। कि ऐसी डिजीज होती है कि जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ें जो है यहाँ पर भूलती चली जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें हमारे पास अगर हम काऊ को देखें तो ये काऊ में क्या करते हैं, मैड काऊ डिजीज जो है यहाँ पर ये काज करते हैं। तो ये था हमारे पास सब वायरल एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास हम जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आएगा ही आएगा। लिख लें आप, यहाँ से एमसीक्यू आएगा और आप लोगों ने यहाँ से ध्यान से इसको जो है करना है। अब इसमें आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि कौन सा हमारे पास वायरसेस किस बेस से बिलोंग कर रहा है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने एग्जांपल्स याद रखनी है। क्योंकि एग्जांपल्स आप लोगों को डायरेक्ट दे के ना पूछा जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये जो है हमारे पास किस तरह का वायरसेस है, ठीक है, इसके अंदर, या फिर जेनेटिक मटीरियल कौन सा है। तो ये बात आप लोगों ने जो है अच्छे से याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बेस पर हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशन है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वन बाय वन करके। पहली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, वो होती है हमारे पास हेलिकल। कौन सी होती है, हेलिकल वायरसेस होते हैं। यानी कि ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं जो कि रॉड शेप में होते हैं, ठीक है ना। और रॉड शेप के अंदर उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्पाइरल होता है। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये है, सपोज कर लो एक रॉड, ठीक है ना, और इसी के अंदर जो हमारे पास वायरसेस हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है यूं इस तरह से हेलिकल फॉर्म में दिखता है। तभी हम इसको क्या कहते हैं कि ये कौन से वायरसेस होते हैं, ये हेलिकल वायरसेस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हेलिकल वायरसेस होते हैं इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जी हम लिख रही हूँ जेनेटिक मटेरियल, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है जी, वो RNA होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल में हम यहाँ पर जो है वो किस किस को लेते हैं, जैसे कि हमारे पास TMV वायरसेस हैं, इसी तरह से हमारे पास इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं। और कौन से वायरसेस होते हैं हमारे पास, जिस तरह से हम बात करते हैं किस चीज़ की, रेबीज की, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेबीज वायरसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिर दूसरी हमारे पास जो टाइप आती है, ठीक है ना, वो हमारे पास किस तरह के वायरसेस होते हैं, द बेस ऑफ स्ट्रक्चर में हमारे पास होते हैं जी आइकोजाहेड्रल, ठीक है, या फिर इसको हम यहाँ पे कहते हैं पॉलीहेड्रल,
ठीक है। अब ये जो हमारे पास वायरसेस होते हैं, इनकी अगर हम शेप की बात करें तो इनकी शेप आप लोगों को क्या मिलती है, यहाँ पर इसकी शेप में आप लोगों को इसकी बहुत सारी क्या मिलती है, साइड्स मिलती हैं लाइक दिस, ठीक है ना। और इसकी हर साइड पर फिर आप लोगों को क्या दिखता है, आप लोगों को यहाँ पर जो है वो स्पाइक दिखती हैं, इस तरह की स्पाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है ये दिखती हैं, ठीक है। और ये इसकी बहुत सारी साइड्स होने की वजह से दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको पॉलीहेड्रल का नाम दे देते हैं। अब ये जो स्पाइक है, जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को बोला कि ये स्पाइक जो होती है किस चीज से मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर ये बनी होती हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सा जो वायरसेस हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं एडिनो वायरसेस की, इसी तरह से हमारे पास कौन सा वायरसेस होता है, हर्पीज वायरसेस होते हैं, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है जी, पोलियो वायरसेस हैं, इसी तरह से हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरसेस होते हैं, ठीक है। ये इसी एग्जाम्पल में बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास इसकी कौन सी टाइप आती है, इसकी टाइप आती है तीसरी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कौन सा हमारे पास है जी, इनवेलप्ड, ठीक है, इनवेलप्ड वायरस, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनवेलप्ड वायरसेस में देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, जिस तरह से आप लोगों को मिलेगा जी प्रोटीन कोट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कोट के अराउंड आप लोगों को क्या मिलता है, इनवेलप मिलता है, ठीक है ना। सपोज करो ये है जी प्रोटीन कोट, ठीक है ना, और इसके अराउंड आप लोगों को ये क्या दिख रहा है, ये इनवेलप दिख रहा है। अब ये जो इनवेलप होता है ना, ये इनवेलप इनका अपना नहीं होता, ठीक है ना, ये होस्ट डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जिस तरह से हम कहते हैं कि एचआईवी के अराउंड आप लोगों को क्या दिखता है, इनवेलप भी दिखता है, ठीक है ना। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई इन्वेलप होता ही नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर पे जो चौथी हमारे पास टाइप आती है, दैट इज दी हमारे पास कम्प्लेक्स वायरस। कौन से वायरसेस होते हैं, कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं। अब ये जो कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं ना, इनको अगर हम यहाँ पर देखें तो ना तो ये हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, ना तो ये हेलिकल होते हैं, बल्कि ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तभी हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वायरसेस कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, ये है आइकोसाहेड्रल, उसका हेड होगा, फिर उसकी यहाँ पर नेक होगी, नेक के बाद आप लोगों को यहाँ पर उसकी क्या दिखाई देगी, उसकी यहाँ पर आप लोगों को टेल्स दिखाई देंगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये कंटेनिंग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देख लें कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर किस वायरसेस के अंदर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, ठीक है ना, उनमें दिखता है। और यहाँ पर जो पॉक्स वायरसेस होते हैं उनके अंदर ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देखते हो उनमें ये दिखेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, शेप किस तरह की है, और एग्जाम्पल मस्ट आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे। समझ आ गया? अगर समझ आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो बेस है ऑन द बेस ऑफ जीनोम। अब भाई जीनोम किसको कहते हैं, जीनोम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है, आरएनए होता है। अब इन डीएनए और आरएनए की बेस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस वायरसेस के अंदर कौन सा जीनोम प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, तो हमारे पास पहला है जी डीएसडीएनए। डीएसडीएनए यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये जो है आप लोगों को किस किस वायरसेस
इसके अंदर मिलता है, एडिनो वायरसेस है, पॉक्स वायरसेस है, पेपिलोमा वायरसेस है। एग्जाम्पल मस्ट, मैं बार बार कह रही हूँ एग्जाम्पल मस्ट याद रखिए क्योंकि यहीं से एमसीक्यूज आएंगे, डायरेक्टली पूछे जाएंगे। फिर आता है जी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसमें हमारे पास रैश वायरसेस है, पार्वो वायरसेस हैं। फिर आता है जी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डायरिया जो काजिंग वायरसेस होते हैं उनमें होगा, रियो वायरसेस में होता है। इसी तरह से बात करते हैं हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की, तो ये किस में होता है, एड्स के अंदर आप लोगों को दिखता है। ठीक है, तो ये है ऑन द बेस ऑफ जीनोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ होस्ट, यानी कि होस्ट किसको कहते हैं कि ये जो हमारे पास वायरसेस होते हैं जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास वायरसेस होते हैं, वायरसेस के लिए होस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट वायरसेस है, एनिमल वायरसेस हैं, ह्यूमन वायरसेस हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं। प्लांट वायरसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से वायरसेस हैं ये आप लोगों ने याद रखना, जैसे कि हमारे पास टीएमवी वायरसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरसेस होते हैं। एनिमल वायरसेस की बात करें तो राउस सार्कोमा है, सार्कोमा मतलब ये क्या करता है, कैंसर काजिंग हमारे पास वायरसेस होते हैं। फिर होता है हमारे पास ह्यूमन वायरसेस में जैसे कि रैट्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह से पार्वो वायरसेस, स्मॉल पॉक्स वायरसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से पॉक्स वायरसेस है, पोलियो वाले वायरसेस होते हैं, और पिकॉर्नो वायरसेस होते हैं। और बैक्टीरिया जो हमारे पास बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं उनको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, बैक्टीरियोफाज, और इसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन देखी, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ जीनोम एंड ऑन द बेस ऑफ होस्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख ली। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एड्स को। एड्स क्या है, एड्स किस तरह से फैलता है, एड्स का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, ये डिटेल के साथ अभी हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स की, किसके बारे में, डिस्कवरी के बारे में, कि एड्स जो है ये पहली दफा कहाँ से रिपोर्ट किया गया था। इसको जो है पहली दफा कब देखा गया था और कहाँ देखा गया था, ये देखा गया था जी साउथ अफ्रीका में देखा गया था। और साउथ अफ्रीका में कहाँ पे हमें ये जो है रिपोर्ट किया गया था, मंकीज के अंदर, ये जो चिंपैंजी होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है ये डायग्नोस किया गया था। फिर इसी तरह का वायरस जो चिंपैंजी के अंदर देखा गया था, मिलता जुलता वायरस जो है फिर किस में देखा गया था, ह्यूमंस में देखा गया था। कब देखा गया था, ये देखा गया था 1984 को। कहाँ देखा गया था, यूएसए प्लस फ्रांस के अंदर ये जो है इसको यहाँ पर देखा गया था। फिर क्या हुआ कि हमारे पास 1986 में फिर इसको क्या कर लिया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया, ठीक है, कि ये हमारे पास कौन सा वायरसेस है, ये बीमारी कौन सी है, ठीक है ना, ये क्या करती है, ये फिर सारा कुछ जो है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से ये जो है ये डिस्कवर हो गया कि ये आइडेंटिफाई किस तरह से हुआ कि ये जो है हमारे पास ये जो वायरस है ये कौन सा वायरस है, HIV वायरस है, ठीक है ना। अब ये तो हमने डिस्कवरी पढ़ ली। अब एड्स है क्या, इसका फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कहते हैं कि एड्स इज द एक्वायर्ड, ठीक है, ये क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, ये क्या होती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को कितने वर्ड दिख रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को जो है 4 वर्ड्स दिख रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसी को समझो, एड्स का आप लोगों को कंसेप्ट मिल जाएगा। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज, ठीक है ना, जब आप अपनी लाइफ के दौरान क्या करते हैं, एक्वायर करते हो, कोई चीज आप लोगों ने क्या की, कोई चीज आप लोगों ने एक्वायर की ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड। इम्यूनो वर्ड निकला है हमारे किस चीज से, हमारे इम्यून, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम से निकला है। अब देखो भाई, इम्यून सिस्टम के अंदर तो हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर हम इम्यून सिस्टम में कौन से सेल यहाँ पर स्पेशली लेते हैं, दैट इज द WBCs, ठीक है, वाइट ब्लड सेल। अब इसके अंदर भी हमारे पास वैरायटीज ऑफ सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर हम किन सेल्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज की, मैक्रोफेज की बात करते हैं। अभी जो मैक्रोफेज होते हैं आप सबको पता है, मैक्रोफेज क्या करते हैं कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, किसी भी फॉरेन पैथोजन को इनगल्फ करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किस चीज की, T
हेल्पर सेल की। अब ये जो हमारे पास टी हेल्पर सेल होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये जो नियर बाई सेल होते हैं, अगर बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजन का इन्वेड हुआ है तो वो उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, ये इसका काम होता है। और फिर तीसरे जो हमारे पास सेल होते हैं दैट इज दी साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये सेल क्या करते हैं कि किसी भी इंफेक्शियस सेल को, किसी भी पार्टिकल को अगर इनको कमांड मिल जाए तो ये डायरेक्ट उसको किल कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास क्या होता है, एड्स होता है ना, एड्स हमारे इम्यून सिस्टम के इन सेल्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो ये वायरस क्या करेगा, सबसे पहले मैक्रोफेज के पास जाएगा। मैक्रोफेज में जाने के बाद ये अपने वहां पर प्रोजेनी देगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारे अपने बच्चे बनाएगा। जब ये बच्चे बना लेगा तो फिर क्या करेगा, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, मैक्रोफेज से बाहर आ जाएगा। मैक्रोफेज से बाहर आने के बाद वो फिर टारगेट करेगा किस चीज को, टी हेल्पर सेल को। अब टी हेल्पर सेल के अंदर भी क्या करेगा, अपनी रेप्लिकेशन करेगा। लेकिन जब ये बाहर आएगा टी सेल से, तो टी सेल को क्या करता हुआ बाहर आएगा, बर्स्ट करता हुआ जो है ये बाहर आएगा, जिससे क्या होगा, टी सेल की जो तादाद है, ठीक है, जो क्या होगी, तादाद होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये तादाद कम हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कम हो गया है, यानी कि क्या हो गई है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी। और सिंड्रोम इसको किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये मुफ्त में अपने साथ बाकी सारी बीमारियों को लेकर आता है। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये समझ आ गया कि एड्स होता क्या है। अब एड्स को काज करने वाला जो काजेटिव एजेंट है उसका स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोगों को आएगा देन ही हम इसका मोड ऑफ एक्शन यानी कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नए हो चैनल पर तो प्लीज चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने लाइक करना और अपना अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ दी HIV। अब जैसे कि हमारे पास ये जो HIV होता है, HIV बेसिकली एक क्या होता है, एक रीट्रो वायरस है। रीट्रो वायरस का मतलब क्या होता है कि ऐसा वायरस जिसका जो जीनोम होता है वो कौन सा होता है, वो RNA होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो HIV होता है ना, HIV का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस तरह का होता है, ये स्फेरिकल है। आप लोग डायग्राम के अंदर भी देख रहे हो ये किस तरह का होता है, ये स्फेरिकल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि जो HIV है, HIV के बाहर आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखता है, उसका इनवेलप दिखता है। क्या दिखता है, इनवेलप दिखता है। अब ये जो इनवेलप होता है बेसिकली ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। अब कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बनेगा GP120 प्लस यहाँ पर GP41 और यहाँ पर ये किस चीज से मिलके बनेगा, ये लिपिड से मिलके बनेगा। ये तीन चीजें मिलेंगी तो क्या बनेगा जी, ये इनवेलप बनेगा, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब ये GP120 क्या है, GP41 क्या है, ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो समझो कि ये जो इनवेलप होता है ना, ये डबल लेयर्ड होता है। यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होता है, ये जो आप लोग ब्लू कलर सॉरी पिंक कलर में देख रहे हो, ठीक है ना, ये इसकी क्या होती है, ये है जी लेयर। अब इसको क्या कहते हैं, ये लिपिड लेयर होती है। और लिपिड में भी हमारे पास जैसे कि टाइप्स होती हैं, तो ये किस चीज से मिलके बना होता है, ये बना होता है जी फॉस्फो लिपिड से मिलके बना होता है, पहली चीज। अब यहाँ पर इस इनवेलप पे देखो तो आप लोगों को प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर दिखते हैं। अब ये जो प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो आप लोगों येलो कलर में आप लोग ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ना इसके ऊपर यूं इस तरह के क्या दिखते हैं, यूं इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है ना। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन है तो हम इसको क्या कहते हैं, GP120, एक ये हो गया। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलता है इसके इनवेलप के ऊपर यूं इस तरह का, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, GP41, इसको जो है वो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो दोनों होंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन, दोनों मिलकर ये क्या बना लेते हैं, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर ये बना लेते हैं जी स्पाइक,
क्या बना लेते हैं, स्पाइक बना लेते हैं। और स्पाइक जो है ये अटैचमेंट के लिए होते हैं, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, ये जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है ये किस चीज के लिए होता है, ये अटैचमेंट के लिए होता है। और ये जो हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ये किस चीज के लिए होती है, ये होती है जी फ्यूजन के लिए। अटैचमेंट के बाद जो फ्यूजन होगी, ठीक है ना, वो कौन कराते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कराते हैं, ठीक है, ये समझ आ गई। तो इनवेलप के अंदर आप लोगों को ये तीन चीजें दिखती हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं किस चीज की, मैट्रिक्स प्रोटीन की। ये जो आप लोग राउंड राउंड आप लोग यहाँ पर लेयर देख रहे हो, राउंड कलर के यूनिट्स में बनी हुई लेयर देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन का। किसका नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन का हम इसको नाम दे देते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ एक शेल होता है। क्या होता है, प्रोटीन शेल होता है, ठीक है ना। और इस प्रोटीन शेल को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैप्सिड और इनवेलप के दरमियान में यहाँ पर ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, समझ आ गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आप लोगों को किस कलर में दिख रहा है, ये पर्पल कलर के अंदर आप लोगों को जो राउंड राउंड सब यूनिट दिख रहे हैं, बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है जी कैप्सिड। ये क्या होता है जी, ये होता है जी कैप्सिड। और कैप्सिड को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, P24 का इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है ना, जो कि बेसिकली किस चीज से मिलके बना होता है, ये प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है ना। और इस कैप्सिड के ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे जो सब यूनिट दिख रहे हैं उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, कैप्सो मर्स का हम इनको जो है यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब फिर हमारे पास आता है जी, ये जो हमारे पास HIV है, HIV का हमारे पास क्या आता है जी, कोर आता है, ठीक है ना। ये क्या आता है जी, कोर आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स प्रोटीन होता है ना, मैट्रिक्स प्रोटीन को हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, P17। ये याद रखिएगा कि GP120 कौन सा हमारे पास कंपोनेंट है, GP41, P17, P24। ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आप लोग इसको पढ़ने लगोगे तो आप लोगों को जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ से MCQ आ सकता है, ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, P17 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोर की बात करते हैं। कोर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कितनी चीजें मिलेंगी, आप लोगों को यहाँ पर जो है क्या मिलेगा, यहाँ पर RNA मिलेगा, प्लस यहाँ पर आप लोगों को जो है वो क्या मिलेंगे, इंजाइम्स मिलेंगे। इंजाइम भी तीन इंजाइम होंगे, कोई एक आधा इंजाइम नहीं होगा, तीन इंजाइम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो आप लोग स्पाइरल शेप में ये जो लाइंस देख रहे हो, बेसिकली ये क्या है, ये है जी RNA। क्या है जी, ये है जी HIV का हमारे पास क्या होता है, RNA होता है, ठीक है ना। अब इस RNA के साथ यहाँ पर देखो तो ये वाला जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना, पिंक कलर में, इस RNA के साथ जो यहाँ पर ये जो सर्कल लगा हुआ है, बेसिकली ये एक एंजाइम है, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RT, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास वायरल RNA होता है, ठीक है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, DNA के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को एक और एंजाइम मिलता है एंड दैट इज द इंटीग्रेज। कौन सा एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होता है इसका बेसिकली हमारे पास काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास वायरल DNA होता है ना, उसको किस में इंजेक्ट करता है, ये होस्ट के DNA के साथ उसको क्या कर लेता है, इंटीग्रेट कर लेता है, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और एंजाइम आप लोगों को यहाँ पर दिखता है, ये जो आप लोग येलो कलर में देख रहे हो ना, इस एंजाइम को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है ना। अब ये जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो लार्जर प्रोटीन होती है ना, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉलर प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास एक फुल स्ट्रक्चर ऑफ द HIV, जो कि मैंने आप लोगों को इसके डिफरेंट कंपोनेंट से समझा दिया।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ दी HIV, जो कि हम यहाँ पर 7 स्टेप्स के अंदर यहाँ पर देखेंगे। पहला हमारे पास जो स्टेप है दैट इज दी अटैचमेंट। वो अटैचमेंट किस तरह से करेगा ये बात हम डिस्कस करेंगे। अटैचमेंट के बाद दूसरा आता है जी फ्यूजन, यानी कि उसका जो हमारे पास क्या होगा, HIV का हमारे पास जो जेनेटिक मटीरियल होगा या फिर जो हमारे पास HIV किस तरह से फ्यूज करेगा होस्ट सेल में, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हम देखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, यानी कि जिसमें जो HIV का वायरल RNA है वो DNA में किस तरह से कन्वर्ट होता है, ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो वायरल DNA बन चुका है वो होस्ट के न्यूक्लियस में किस तरह से एंट्री करेगा और वहां पर जो है जो कमांड है वो किस तरह से अपने हवाले करेगा, तो ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हम देखेंगे जी ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि वो किस तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने बच्चे बनाता है, अपनी प्रोटीन्स वगैरह बनाता है, ये चीज देखेंगे। उसके बाद जो भी उसका सारे का सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा वो असेंबल होगा। असेंबली के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी बडिंग हो जाएगी, वो बाहर आएगा। तो ये 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स को हम यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ इस डायग्राम के अंदर, इस फ्लो चार्ट के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, दैट इज द अटैचमेंट। याद रखिएगा कि ये जो अटैचमेंट होती है ना, ये जो वायरसेस होते हैं HIV वायरसेस, ये ऐसे अटैच नहीं होते और ये हर सेल के ऊपर भी अटैच नहीं होते। कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैच होते हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो ये मैक्रोफेज के ऊपर यहाँ पर ये अटैच होंगे, ठीक है ना, और T हेल्पर सेल के ऊपर यहाँ पर ये अटैच होंगे, ठीक है। और जो है ये किसके ऊपर अटैच होते हैं, ब्रेन सेल्स के ऊपर अटैच होते हैं। अब क्यों अटैच होते हैं भाई यहाँ पर, क्योंकि इन सेल्स के ऊपर आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को एक रिसेप्टर मिलता है, ठीक है। और इस रिसेप्टर को हम नाम क्या देते हैं, CD4 रिसेप्टर। अब जिस जिस सेल के ऊपर ये रिसेप्टर होगा HIV इसको रिकॉग्नाइज करेगा और कहेगा ये तो मेरे वाला होस्ट है, और ये फिर क्या करेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब सपोज करो ये हमारे पास क्या है जी, ये है रिसेप्टर, जो कि सपोज करो ये हमारे पास कौन सा सेल है, ये हमारे पास है जी मैक्रोफेज, ठीक है ना। अब मैक्रोफेज क्या करता है कि इसके ऊपर ये जो हमारे पास क्या है, ये है जी हमारे पास CD4 रिसेप्टर है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास वायरसेस है, सपोज करो ये मैंने क्या बना लिया, ये वायरस बना लिया, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास क्या बन गया, वायरस बन गया। वायरस इस रिसेप्टर को देखता है, इस रिसेप्टर के साथ क्या कर लेगा, यहाँ पर अटैचमेंट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेगा, अपने आप को अटैच करा लेगा। जब ये अपने आप को अटैच करा लेगा तो फिर ये क्या करेगा, एंट्री लेगा। एंट्री किस तरह से लेगा कि ये जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज की जो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको ये इनफोल्ड करेगा। इनफोल्ड करके फिर ये कहां पर आ जाएगा, यहाँ अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये फिर क्या करेगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, फ्यूज करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये अंदर आ जाते हैं। अंदर किस तरह से आए थे, मैंने आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर में बताया पीछे कि यहाँ पर देखिए कि इसके पास क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो कि अटैचमेंट करवाते हैं होस्ट के साथ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और फिर जो फ्यूजन हो रही है, जो इनफोल्डिंग हो रही है, वो कौन करवा रही है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन करवा रहा है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये इस तरह से जो है ये एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वायरसेस का RNA होगा या इसका जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को क्या कर लेंगे, ये अपने आप को करेंगे जी अनकोड। अनकोड किस तरह से करेंगे, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये था हमारे पास वायरस, और ये था उसके अंदर हमारे पास क्या चीज, ये उसका प्रोटीन कोड था, उसका इन्वेलप था, उसका कैप्सिड था, ठीक है ना, कैप्सोमर्स थे, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर था। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और बाकी इसका क्या बचेगा, यहाँ पर इसका बचेगा जी एंजाइम बचेंगे, ठीक है। ये क्या बचेंगे, ये एंजाइम बचेंगे, और यहाँ पर इसका क्या बचेगा, RNA बचेगा। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि इसका क्या बचेगा,
इंजाइम और यहाँ पर क्या बचेगा जी, आरएनए बचेगा। अब आरएनए कौन सा होगा, सॉरी इंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम की, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम क्या करता है कि ये जो आरएनए होगा ना उसको क्या करेगा, उसको यहाँ पर रेप्लिकेट करेगा, इस आरएनए से क्या करेगा, वो डीएनए बनाएगा। यूं ये आरएनए है, ठीक है ना, और यहाँ पर उसका क्या करेगा, यहाँ पर जो है ये इसका डीएनए बना देगा, ठीक है ना, यूं इस तरह से क्या करेगा, यहाँ पर इसकी डिफरेंट कॉपीज बना देगा, यूं इस तरह से, ठीक है ना। अभी ये जो हमारे पास क्या होगा, डीएनए होगा, इस आरएनए के साथ क्या होगा, इस आरएनए के साथ होता है जी अटैच, ठीक है ना, अटैच होता है। अब इस डीएनए को हमने इस वायरल आरएनए से क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे इसको क्या चाहिए, इसको एक और एंजाइम चाहिए जिसको हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं, राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, ये जो है इस डीएनए को क्या करेगा, इस आरएनए से क्या कर लेगा, सेपरेट कर लेगा, समझ आ गया, सेपरेट कर लेगा। और ये सपोज करो इसका क्या बन चुका है, अब कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन चुका है इसका वायरस का, ठीक है ना। अब फिर क्या करेगा कि ये जब डीएनए बन चुका है, डीएनए फिर क्या करता है कि ये जो हमारे पास क्या होते हैं, होस्ट होता है। सपोज करो ये होस्ट था ना, सारे का सारा ये हम होस्ट के अंदर ही देख रहे हैं, मैक्रोफेज के अंदर देख रहे हैं। अब ये मैक्रोफेज के अंदर आया था, मैक्रोफेज में यहाँ पर डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद ये है मैक्रोफेज का क्या चीज, न्यूक्लियस, क्या है जी, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो डीएनए है, डीएनए बनने के बाद यहाँ ये न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस में ये खुद से नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस में इसको कौन सा एंजाइम लेके जाएगा, इंटीग्रेज, ठीक है, इंटीग्रेज एंजाइम जो है इसको लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये वायरल डीएनए है, ठीक है, ये भी वायरल डीएनए है। और यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये जो हमारे पास मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज का अपना भी तो क्या होगा, जीनोम होगा ना, अपना भी तो डीएनए होगा। तो ये उस डीएनए के साथ क्या कर लेगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके साथ यहाँ पर मिल जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास मैक्रोफेज है ये अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो ऑब्वियसली उसके अंदर उसका जो डीएनए है वो भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, जो कि अब क्या हो चुका है, अब यहाँ पर जो है वो मैनिपुलेट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है वो वायरल आरएनए के साथ और डीएनए के साथ मिल चुका है। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास आप लोग जो होस्ट का डीएनए है और वायरल डीएनए आप लोग एक साथ देख रहे हो, तो इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, इसको देते हैं प्रो वायरसेस का नाम दे देते हैं। अब प्रो वायरसेस जो है ये क्या करता है, ये फिर यहाँ से बनाएगा क्या चीज, मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा प्लस आरएनए भी बनाएगा। अब मैसेंजर आरएनए और आरएनए क्या करेगा, ये जो मैसेंजर आरएनए है इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो है ये प्रोटीन बनेगी, ठीक है ना। प्रोटीन कौन सी बनेगी, ये जो हमारे पास वायरस था ना, वायरस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसमें प्रोटीन कोट था, यानी कि उसके अंदर कैप्सिड था, उसके अंदर हमारे पास उसका इन्वेलप होगा, ठीक है ना। इन्वेलप तो बाद में जब ये निकलेगा ना तब ये गेन करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से स्पाइक्स होंगी, तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जो आरएनए है, आरएनए से मजीद यहाँ पर इस वायरल एचआईवी की क्या बनेगी, यहाँ पर ये आरएनएज बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, ये आरएनएज बनेंगे। जब ये सारा कुछ बन जाएगा, जब ये प्रोटीन बन जाएगी, जब आरएनए बन जाएगी, आरएनए की कॉपीज बन जाएगी, तो ये दोनों अपने आप को क्या कर लेंगी, ये असेंबल कर लेंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये असेंबल हो जाएंगे। असेंबल होने के बाद फिर यहाँ पर ये इस फॉर्म के अंदर जैसे वायरस था, ठीक है ना, ये फिर इस फॉर्म के अंदर जो है अपने आप को यहाँ पर ले आएंगे। जब ये यहाँ पर सारे का सारा बन जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो मैक्रोफेज था, मैक्रोफेज से ये बाहर जाएंगे, लेकिन अब की बार ये मैक्रोफेज को किस तरह से जो है यहाँ से बाहर जाएंगे, ये आउट फोल्डिंग से जाएंगे। किस तरह से जाएंगे, आउट फोल्डिंग से जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये आउटफोल्ड होगा, आउटफोल्ड के बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, जब ये हमारे पास मैक्रोफेज से बाहर आ रहे थे तो ये मैक्रोफेज को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट
अपने आप को यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे। यहाँ मैक्रोफेज में होने के बावजूद भी पता नहीं चलेगा कि एड्स हुआ है। एक और बात आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि जब यहाँ पर हमारे पास इस आरएनए की कॉपी बन रही होती है ना, तो वो हर कॉपी जाती है उसके हर न्यू बनने वाली प्रोजीनी के पास, और ये जो हर नया आरएनए होता है ना, ये दूसरे प्रोजीनी से क्या होता है, डिफर होता है। मतलब क्या है कि इस मैक्रोफेज में उसने एंट्री ली, सपोज करो उसने कितने अपनी प्रोजीनी बनाई, 15 प्रोजीनी बनाई, तो ये जो 15 प्रोजीनी होगी ना, इसमें हर एक प्रोजीनी अपनी दूसरी प्रोजीनी से क्या होगी, डिफर होगी इन कंपेयर टू RNA। इसी वजह से आज तक जो हमारे पास एड्स है उसका इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो पुराने वाला प्रोजीनी लेकर ना क्या करते हैं, उसकी दवाई बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है उसी वक्त वो अपना नया RNA बना लेता है, उसकी कोडिंग चेंज हो जाती है। जब चेंज हो जाती है तो पिछले वाली दवाई तो काम ही नहीं करती। तो इसी वजह से आज तक जो एड्स है ना उसका इलाज नहीं हो पाया। अच्छा, हम बात कर रहे थे मैक्रोफेज की, कि मैक्रोफेज में जब ये बाहर आएगा तो उसको कुछ नहीं करेगा। इसका दूसरा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, उसका दूसरा टारगेट होगा टी हेल्पर सेल। ठीक है, अब ये जो टी हेल्पर सेल होते हैं ना, ठीक है ना, ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर भी CD4 रिसेप्टर होता है। ठीक है, अब सपोज करो ये क्या है, ये है जी टी हेल्पर सेल। ठीक है ना, इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर था। अब CD4 रिसेप्टर को ये पहचानेगा, पहचानने के बाद ये जो आप लोगों ने मैक्रोफेज में जितने का जितना सारा का सारा आप लोगों ने प्रोसेस देखा, तो ये टी हेल्पर सेल में भी हमारे पास क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है कि मैक्रोफेज में जब ये बाहर आया था तो खामोशी से आया था, लेकिन जब ये यहाँ पर टी हेल्पर सेल से बाहर आएगा तो ये इसको क्या करता हुआ आएगा, बर्स्ट करता हुआ आएगा। ठीक है ना, इसको जो है वो ऐसे डिस्ट्रॉय करके यही बाहर आएगा। जब ये डिस्ट्रॉय करके बाहर आएगा तो टी हेल्पर सेल की तादाद क्या हो जाएगी, तादाद हो जाएगी कम, तादाद कम हो जाएगी। ठीक है, और जब तादाद कम हो जाएगी तो हम कहेंगे क्या हो गई भाई, इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को एड्स की यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में बताया कि पहले मैक्रोफेज को खाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर उसको इन्फेक्ट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, फिर टी हेल्पर सेल को यहाँ पर क्या करेगा, कम करेगा उसको बर्स्ट करके। तो ये फिर क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। अब जब टी हेल्पर सेल कम होते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पर कुछ सिम्टम्स जो है यहाँ पर शो होती हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सिम्टम्स बता देती हूँ कि वो सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली हमारे पास यहाँ पर सिम्टम्स में हम तीन जो है वो कैटेगरीज के अंदर सिम्टम्स को लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। ए का मतलब क्या होता है कि नॉट, ठीक है, सिम्प्टोमेटिक किसको बोलते हैं, अलामात को बोलते हैं। ठीक है ना, अब कैरियर यानी कि ऐसा पेशेंट होगा जिसके अंदर यहाँ पर एड्स तो है, ठीक है, एड्स को कैरी कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो HIV का ब्लड टेस्ट होता है वो पॉजिटिव तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इस स्टेज में कोई जो है वो अलामात शो नहीं होती। दैट्स वाई हम इसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक। यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे पास क्या होती हैं, सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, सिम्टम्स जो होती हैं ये शो नहीं होती। ठीक है ना, और फिर ये जो हमारे पास पर्सन होता है ना, एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, ये खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास एड्स होता है ना, एक से दूसरे को लगती है तो उसको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दूसरों में क्या कर रहा होता है, एड्स को स्प्रेड कर रहा होता है। दूसरा होता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं ARC। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये जो दूसरी स्टेज होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एड्स होता है ना, एड्स इसमें क्या करता है कि ये जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और अर्ली साइंस नजर आते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, क्या होता है जी, स्वेलन लिम्फ नोड होते हैं, कहाँ पर, अंडर आर्मपिट के अंदर। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम बोलते हैं कि नाइट स्वेट होता है, क्या होता है जी, नाइट स्वेटिंग होती है। ठीक है, फिर तीसरी चीज जो अगर हम यहाँ पर देखें, परसिस्टेंट, ठीक है ना, परसिस्टेंट डायरिया।
ठीक है। यहाँ पर परसिस्टेंट डायरिया होगा। फिर और क्या होता है जी, यहाँ पर होती है जी टायर्डनेस, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगी, थकान रहती है, टायर्डनेस होगी, ठीक है ना। और क्या होगा जी, वीकनेस होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा जी, मेमोरी लॉस होगा, ठीक है, मेमोरी लॉस होगा। और क्या होगा, डिप्रेशन भी होगा, ठीक है। तो ये सारी के सारी जो है ये अर्ली साइंस होती हैं। फिर आता है जी फुल ब्लोन एड्स। इसमें एड्स अपने आप को क्या करता है, पूरे का पूरा शो कर लेता है और ये फाइनल स्टेज होती है। और इसमें जो हमारे पास सिम्टम्स होती है वो क्या होता है कि सीवियर, यहाँ पर क्या होता है, सीवियर वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम वीकनेस होती है। और क्या होता है यहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन जो नॉर्मल लाइफ में हमें यहाँ पर जो है वो नुकसान नहीं दे रहे थे, अब यहाँ पर क्या होगा कि वो जो 2 नंबर जर्म होंगे, ठीक है ना, वो भी बीमारी काज करेंगे। और फिर क्या होगा, देखते ही देखते पूरी बॉडी के अंदर हर एक बीमारी एंटर हो जाएगी, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होंगे, इसी तरह से कैंसर भी हो जाता है, ठीक है ना, इसी तरह से डायरिया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होगा, इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होगा, आप लोगों की आईज डैमेज होंगी। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि ये सारे के सारे जो सिस्टम होते हैं ना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर जो है ये खराब होने लगते हैं। अब एड्स को क्या हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको थोड़ा बहुत रोका जा सकता है, और वो भी एक थेरेपी देकर, जिसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, ART, यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर दी जाती है, किस इसके लिए, टू स्लो इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास एड्स के बारे में, एड्स का कॉजेटिव एजेंट पढ़ा, उसका मोड ऑफ लाइफ साइकिल पढ़ा, और यहाँ पर हम जो है लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफॉज। बैक्टीरियोफॉज को देखो तो ये हमारे पास बैक्टीरियो वर्ड निकला है कहां से, बैक्टीरिया से, ठीक है। और फेज किसको बोलते हैं, फेज कहते हैं ईटिंग को, यानी कि ये एक ऐसा वायरस है होता है हमारे पास जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया के अंदर रहता है, लेकिन उसको ईट नहीं करता, उसको बल्कि क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास बैक्टीरियोफाज है, उसको हम यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर में आप लोगों को 2 चीजें मिलती हैं, एक आप लोगों को हेड मिलता है, यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है जी उसका हेड, ठीक है, ये है उसका हेड, ठीक है ना। अब ये जो हेड होता है, ठीक है, ये हेड को देखो आप लोग अगर, तो हेड जो है हमारे पास ये किस तरह का होता है, इसकी 6 साइड्स होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलीहेड्रल है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी हर साइड के ऊपर आपको क्या मिलते हैं, आप लोगों को स्पाइक मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को इसकी जो साइड्स होती है ना, इसके ऊपर आप लोगों को क्या मिलते हैं, कैप्सोमर्स भी आप लोगों को यहाँ पर दिखते हैं। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि इसके अंदर इसका आप लोगों को क्या मिलता है, इसका जीनोम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है जी, DNA, ठीक है। तो ये DNA जो है यहाँ पर इसका क्या होता है जी, यहाँ पर इसका जीनोम होता है, इसको कोर भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कोर भी हम यहाँ पर बोलते हैं। फिर आता है थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएं तो ये नैरो पोर्शन आता है, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं नेक का, ठीक है ना। नेक के बाद आप लोगों को यूं इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना। और इसके अंदर ना आप लोगों को यूं इस तरह की प्रोटीन्स दिखती हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, किसका, कंट्रैक्टाइल, ठीक है, प्रोटीन का नाम दे देते हैं। और ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है ना, बेसिकली ये क्या काम करती हैं कि ये इसका जो वायरल DNA है, ठीक है ना, इस वायरल DNA को होस्ट के अंदर इंजेक्ट कराने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। समझ आ गया। अच्छा, फिर इसके अराउंड आप लोगों को, इसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखती है जी, बेस प्लेट दिखती है, क्या दिखती है जी, बेस प्लेट दिखती है। और इस बेस प्लेट में आप लोगों को एक एंजाइम मिलता है, जिसको कहते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। अब ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है कि ये जब अटैच होता है ना वायरस बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, उसको बर्स्ट करता है, ठीक है ना। फिर होता है यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलती हैं,
आप लोगों को जो है कुछ टेल्स मिलती हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पर इसकी कुछ टेल्स दिखती हैं जिसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, टेल फाइबर का इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब बेसिकली ये किस चीज़ के लिए होती है, ये अटैचमेंट के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। अब लास्ट पे जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर टेस्ट भी कर रहे हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग HIV कंपोनेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट सेल स्पेसिफिसिटी, यानी कि HIV का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है होस्ट सेल की स्पेसिफिसिटी के लिए। तो वो हमारे पास क्या होता है, GP120। मैंने कहा था आप लोगों को HIV के स्ट्रक्चर में कि GP120 क्या कराता है, अटैचमेंट कराता है। फिर होता है हमारे पास कि इफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज इनहिबिटेड, अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोक लिया जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, एंजाइम है, विच प्रोसेस विल बी डायरेक्टली ब्लॉक, तो कौन सा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस तो ये करता ही नहीं था, ठीक है। वायरल एंट्री वो भी नहीं होगा। DNA फॉर्मेशन फ्रॉम RNA, तो हमें पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है कि DNA को बनाता है फ्रॉम दी वायरल RNA, बडिंग भी नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है थर्ड कि विच इवेंट मस्ट अकर बिफोर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से पहले कौन सा इवेंट होता है। देखो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए ना HIV के लाइफ साइकिल में, तो इंटीग्रेशन कब हो रही थी, जब हमारे पास वायरल DNA बन चुका तो उसके बाद होस्ट के DNA के अंदर उसने जाना था, तो वो था इंटीग्रेशन। उससे पीछे वाला जो हमने स्टेप किया था, ठीक है ना, वो कौन सा था, ऑफ HIV DNA इनटू होस्ट जीनोम, तो वो हमारे पास क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन था। यानी कि जिसमें हमने क्या किया था, जो एंजाइम था ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसकी हेल्प से जो हमारे पास वायरल RNA था ना, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, DNA में, और इसी को तो हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी कि अ म्यूटेशन इन GP141 विल मोस्ट लाइकली इफेक्ट, अगर यहाँ पर म्यूटेशन हो जाए, अगर यहाँ पर चेंज हो जाए तो क्या होगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो हमारे पास GP क्या होता है 41 होता है, ये वाला जिसको मैंने क्या नाम दिया था, ट्रांसमेम्ब्रेन का, ठीक है। ये किस चीज के लिए था, फ्यूजन के लिए था। तो अगर ये क्या हो गया, म्यूटेट हो गया, तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द वायरल एंड होस्ट मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होगी, इफेक्ट होगी, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज होस्ट एंजाइम डिपेंडेंट इन HIV लाइफ साइकिल। अब हमने यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेप जो है वो होस्ट एंजाइम डिपेंडेंट होता है। क्या वो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेशन है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रो वायरल DNA। देखो भाई वो क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रो वायरल DNA, याद रख लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट है कि विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट HIV RNA इनसाइड वायरॉन। अब हमने बताना है कि जो क्या होता है HIV का RNA होता है ना, किस तरह से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है वायराइन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पर हम बात करते हैं कैप्सिड की, यानी कि ये क्या होता है, P24। नेक्स्ट है कि इफ इंटीग्रेज एंजाइम इज डिफेक्टेड, इंटीग्रेज एंजाइम क्या था, जो वायरल DNA को होस्ट के DNA में क्या कर रहा था, इंटीग्रेज कर रहा था, ये डिफेक्टिव हो जाए तो क्या होगा, HIV will fail to enter cell, fail to convert RNA into DNA, fail to integrate DNA into the host genome, या फिर fail to synthesize protein। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये फेल हो जाएगा ना, किस चीज के लिए, कि ये जो हमारे पास क्या होगा, जो होस्ट का DNA होगा उसमें इंजेक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ये फेल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है कि विच स्टेप ऑफ द HIV लाइफ साइकिल कैन लीड टू लेटेंट इन्फेक्शन, तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास आता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली GP120 रिसेप्टर बाइंडिंग, ये हमें पता है, GP41 ये मेम्ब्रेन फ्यूजन के लिए होता है, ये भी ठीक है, P24 कैप्सिड प्रोटीन है। इसी तरह से हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीन क्लीवेज के लिए तो ये होता ही नहीं है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा फिर आता है हमारे पास क्या चीज के during HIV maturation which enzyme is crucial for converting immature virion into infectious particle, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा that will be the answer नंबर C, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का वन शॉट अकॉर्डिंग टू दी ए सेलुलर लाइफ, और यहाँ पर किसी का कोई सवाल हो तो वो इजीली मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।